क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भाई अपगार स्कोर अपगार चार्ट के बारे में बताइए। अब देखिए, चाहे आप आगे कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा या फिर अभी आप एग्ज़ाम में जाइएगा, यह अपगार स्कोर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में छोड़ने वाला नहीं है। अपगार स्कोर काफ़ी महत्वपूर्ण यह चार्ट होता है, ध्यान में रखना। कभी भी एग्ज़ाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अपगार चार्ट जो बना है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। अपगार का जो वर्ड है इंग्लिश में APGAR, ठीक है, अपगार। इसी अपगार को जो है आपको अलग अलग अपगार को बांटा गया है APGAR। जैसे A फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब किसका? सक्रियता। किसका सक्रियता? मसल्स का। मसल्स जो टोन होता है, पेशियाँ जो तान है, उसकी एक्टिविटी कैसी है यह बताता है A। P फॉर पल्स, पल्स रेट कैसा है? A होता है। G फॉर होता है ग्रीमेस, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, मतलब बच्चे में जो रिफ्लेक्स होता है, उत्तेजनशीलता होता है, वह कैसा है। A फॉर होता है एप्रियंस, एप्रियंस मतलब होता है उपस्थिति। किसका? स्किन कलर की। स्किन त्वचा कैसा है, कैसा है उपस्थिति स्किन कलर का, ये बताता है। R फॉर रिस्पायरेशन, श्वसन, बच्चे में श्वसन कैसा है यह बताता है। तो अपगार का अपना अपना मतलब है। A फॉर मतलब एक्टिविटी, सक्रिय मसल्स टोन का। P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमेस जो उत्तेजनशीलता को बताता है। A फॉर एप्रियंस स्किन कलर को। R फॉर रिस्पायरेशन श्वसन को। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपगार में 3 अंकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन? 0, 1 और 2। ये 3 अंक का इस्तेमाल करके आप इस अपगार चार्ट से अपगार स्केल में हम जो है बच्चे की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दूं अपगार के बारे में। तो जो अपना अपगार होता है, यह बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है ना, बच्चा जब जन्म ले लिया तो जन्म के 1 से 5 मिनट के भीतर हम जो है यह अपगार स्कोर से हम बच्चे की स्थिति को आकलन कर सकते हैं। यानी अपगार चार्ट जो है बच्चे को स्थिति बताता है, हम आकलन करने का यह एक जो है माध्यम है अपगार चार्ट, ठीक है। अपगार चार्ट से आप बच्चे के विभिन्न प्रकार के जैसे स्किन के कलर, श्वसन, उत्तेजनशीलता, पल्स, ठीक है, मसल्स टोन, इन सब के बारे में आप पता करके और यह 0 से 1 अंक देकर आप पता कर सकते हैं कि अपगार स्कोर कितना आ रहा है। और अपगार स्कोर ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ाए भी हैं कि अगर कुल मिला के 10 से 7 के बीच आ रहा है तो यह वेरी गुड होता है, स्वास्थ्य के नज़रिए से बच्चे के लिए ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है जन्म के बाद। अगर ये चीज़ें 4 से 6 के बीच में है मतलब बच्चा ठीक है, लेकिन उसे मेडिकली ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ठीक है, मतलब वह बच्चा उतना बढ़िया नहीं है जो 7 से 10 वाला है। और अगर यह अपगार अगर 0 से 3 के बीच में अगर डिनोट कर रहा है बच्चे का अगर अपगार स्कोर, तो फिर बच्चे को सीवियर दिक्कत है, गंभीर समस्या है, तुरंत इमीडिएट उसे अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका अपगार का कुछ इंट्रोड्यूस है, ठीक है। अब अपगार क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह वर्जीनिया अपगार के द्वारा इसे दिया गया अपगार चार्ट को, इसलिए इसका नाम अपगार पड़ा, ठीक है। अब तो आपको ये अपगार याद हो गया होगा। तो यह इंडिकेशन होता है, यह इंडिकेटर होता है जो संकेत करता है कि कौन सा चीज़ें क्या है, ठीक है, संकेत है। अब 0 अंक, 0 अंक का मतलब होता है कि चाहे आपका एक्टिविटी हो, चाहे पल्स हो, चाहे ग्रीमेस हो, चाहे आपका स्किन कलर हो या रिस्पायरेशन हो, ठीक है। 0 मतलब अनुपस्थित, मतलब बच्चे में जन्म के बाद अगर आप माप कर रहे हैं, चाहे आप रिस्पायरेशन का, चाहे स्किन कलर का, चाहे ग्रीमेस का या फिर पल्स का या एक्टिविटी का, और अगर 0 आ रहा है अपगार स्कोर से, तो समझ लीजिए कि बच्चे में यह सब के सब अनुपस्थिति है, मतलब अब्सेंट है, ठीक है, अब्सेंट है, समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्टिविटी अगर 0 है तो अब्सेंट हो जाएगा, पल्स अगर अंक 0 है तो अब्सेंट दिखाएगा, ग्रीमेस अगर 0 अंक आ रहा है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा बच्चे में, ठीक है, जिधर लुढ़का दीजिएगा उधर बच्चा लुढ़क जाएगा, ओके। ए फॉर एपीरियंस मतलब स्किन का कलर जो होगा वह नीला दिखेगा या पीला दिखेगा 0 अंक होने से, ठीक है, क्योंकि वह श्वसन कर ही नहीं रहा तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो शरीर नीला पीला दिखेगा ही दिखेगा। तो इस प्रकार से श्वसन अनुपस्थित, मतलब 0 वाला में सीधा अनुपस्थित लिख दीजिएगा, रिफ्लेक्स वाला में कोई प्रतिक्रिया नहीं, और रंग वाला में नीला पीला, बस बाकी सब अनुपस्थिति। अब 0 से जैसे ही हम 1 की तरफ बढ़ते हैं, 1 अंक की तरफ, चूँकि हम लोग अपगार में 0, 1 और 2 का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसी से हम अंक देते हैं और बच्चे को स्थिति को देखते हैं, ठीक है। 0 अंक के बारे में समझ गए। अब आता है अपन 1 नंबर। अगर
अपगार चार्ट में अगर दर्शा रहे हैं तो एक का मतलब अगर मसल स्टोन की बात किया जाए तो हाथ पैरों में कुछ अंकुचन, मतलब जो हाथ पैर के मसल्स है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्स्ड आएगा, मतलब थोड़ा सा जो है मांसपेशी में जो है तनाव आएगा, तो उसके लिए कुछ अंकुचन होगा तो 1 नंबर मिलेगा। मतलब कुछ की बात होगा तो 1 नंबर, ठीक है। अगर बिल्कुल अनुपस्थित है तो 0 अंक, अगर कुछ की या हल्की सी बात होगी तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पल्स बच्चा का अगर 100 से प्रति मिनट से अगर कम है तो उसे 1 अंक मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा में पल्स रेट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जो जन्म लिए बच्चा होता है तो उसमें 100 प्रति मिनट से कम होने पर जो है 1 अंक दिया जाएगा। लेकिन अगर 0 दिखेगा तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा, अनुपस्थित दिखेगा। समझ गए बात को? जी है, जहाँ पे ग्रीमेस रिफ्लेक्स यानी जो प्रतिवर्त है, जहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखेगा 0 अंक में, अगर चार्ट में 1 अगर आप दर्शा रहे हैं मतलब हल्की सी प्रतिक्रिया बच्चा कर रहा है, यानी हाथ पैर हल्का सा मार रहा है, ठीक है, हल्का सा जो है उसके अंदर जो है उत्तेजनशीलता दिखेगा, ठीक है ना। ये है एप्रियंस कलर स्किन का। अगर आप 1 अंक दे रहे हैं मतलब उसका जो बॉडी है वह गुलाबी दिखेगा और हाथ पैर नीला दिखेगा। हाथ पैर अभी भी नीला है, बस उसका बॉडी सिर्फ पिंक दिखेगा, तो यह जो है 1 नंबर पर होता है, ठीक। R4 होता है रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन में जब 1 अंक चार्ट में दिख रहा है मतलब श्वसन तो हो रही है बट वह धीमा है और इरेगुलर है, क्रमहीन है, ठीक है। तो 1 वाला में कुछ खास होता नहीं है, हल्का फल्का सा दिखता है। लेकिन अगर इन सब का अगर 2 अंक दिया जाए चार्ट में तो क्या होगा, तो मसल स्ट्रेन बिल्कुल एक्टिव होगा 100%, पल्स भी 100 प्रति मिनट से अधिक होगा जो कि एक अच्छा होगा। ग्रीमेस यहाँ भी पूर्ण प्रतिक्रिया होगा, मतलब पूर्ण कंप्लीट रिफ्लेक्स दिखने को मिलेगा 2 अंक में। कलर जो होगा पूरा बॉडी जो है उसका गुलाबी हो जाएगा, ठीक है, गुलाबी दिखेगा जो कि बच्चा को रहता भी है। और R4 रिस्पायरेशन, बच्चा रिस्पायरेशन जब जैसे ही पूरा बच्चा अगर रिस्पायरेशन करने लगता है तो बच्चा जोर से रोने लगता है। तो एक साइन ये भी होता है कि अगर आपका बच्चा जन्म के बाद अगर नहीं रोता है मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं कोई समस्या है। बच्चे को जैसे ही कंप्लीट श्वसन होने लगता है, वह ऑक्सीजन करने लगता है श्वास, तो वह पूर्ण जोर तरीका से रोने लगता है, ठीक है। तो यह एक पॉजिटिव साइन होता है। तो अपगार के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, आपके सामने है। यह PDF आपको वेबसाइट पर मिल भी जाएगा nursingyan.com पर, तो वहाँ से भी आप जो है इसको कर सकते हैं PDF डाउनलोड करके। ओके, चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ समझाने के लिए आपको दे दूँ, जैसे हम बच्चे को जो है नाप रहे हैं, हम ये 5 चीज़ को जो है क्या कर रहे हैं, 5 चीज़ का आकलन कर रहे हैं, और लास्ट में जो फाइनल स्कोर मिलता है तो वही जो है आपका रिजल्ट बताता है। अब जैसे हम मान गए बच्चे में जो मसल स्टोन है, जो एक्टिविटी हाथ पैरों में हल्का सा अंकुचन है, तो कितना अंक मिल जाएगा, हल्का सा होने पर 1, अब 1 जोड़ दिए, कुल 5, ठीक है। उसके बाद P का हम पल्स मान गए, पल्स बच्चे में बहुत अच्छा है, 100 से अधिक है तो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे प्लस, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीमेस है, बच्चे में जो प्रतिवर्त है, रिफ्लेक्स है, वह रिफ्लेक्स में हम मानते हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है तो 0 दे देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किन कलर, तो स्किन कलर हम मानते हैं कि बच्चे का जो बॉडी है वह अभी धर गुलाबी है लेकिन हाथ पैर नीला है, तो हम 1 नंबर देंगे, तो 1 नंबर दे दिए, ठीक है। अब हम इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया 4 हो गया। लास्ट रिस्पायरेशन बनता है, और हमें मानते हैं कि बच्चा का जो रिस्पायरेशन है वह जो है अभी अनुपस्थित है, क्या है, अनुपस्थित है, तो 0 दे देंगे। अब आप ये 5 को ऐड करिए, कितना आता है, ठीक है, 1 2 3 और 3 1 4। अभी आप लोग देखे हैं 4 से अगर 6 हो तो बच्चे को दिखाने की ज़रूरी है, तो इस स्थिति में आपको दिखाना पड़ेगा। अगर यह जोड़ने पर अगर हमें 4 से भी कम आ जाता तो फिर जो है गंभीर समस्या को बताता और एट ए टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे अगर हम इन सब में हमको जो है 2-2 मिल रहा है, सब में 2-2 मिल रहा है, सब में बढ़िया है, सब में बढ़िया है, तो 5 दूना 10 और 10 7 से 10 हो तो मतलब बच्चा काफ़ी परफेक्ट है, ठीक है, ये होता है। अब आता है कि मान गए बच्चा को हम लोग जो है बच्चा जन्म लिया, इमीडिएट केयर। अब इमीडिएट केयर आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि एक नवजात शिशु को तत्काल देखभाल आप कैसे देंगे, तो तत्काल देखभाल जैसे ही पूछेगा, अभी तो मैं आकलन के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे देख लीजिए, शिशु की देखभाल व आकलन और देखभाल में अंतर होता है। अभी मैं आकलन वाला बता दे रहा हूँ, फिर देखभाल अलग से करेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि जन्म के तुरंत बाद कैसे देखभाल करेंगे, इमीडिएट केयर बताइए, तो आज हम वही बताएंगे। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग से भी और किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़ कर भी। ओके,
आकलन देखिए, जन्म के समय शिशु की अम्बिलिकल कोड को काटकर मां से पृथक कर दिया जाता है, तो उसे स्वयं का श्वसन व परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग देखते होइएगा कि जन्म लेने के कुछ समय बाद बच्चा का जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि का नाल होता है, जो यूट्रस के जो प्लेसेंटा होता है उससे लगा होता है, जिससे बच्चा गर्भ में अपना सब चीज़ करता है, पोषण उषण, श्वास मतलब श्वसन क्रिया। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ से लगे हुए जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काट के अलग कर दिया जाता है। अब अलग कर देने के बाद बच्चा अगर खुद से श्वसन नहीं कर पा रहा है, श्वसन नहीं ले पा रहा है, मतलब दिक्कत है, ठीक है, फिर उसे आपको दिखाना पड़ेगा। चूँकि बाहर की दुनिया में आने पर जैसे ही उसे अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाता है तो माँ से कनेक्टिविटी टूट जाती है। अब बच्चा को खुद से उसे श्वसन और परिसंचरण बाहरी दुनिया में स्थापित करना पड़ता है। समझ गए बातें को? इसके लिए शिशु को बाह्य गर्भाशय, एक्स्ट्रा यूटेरिन जीवन से समायोजन व अनुकूलन करने पड़ते हैं। वही चीज़ मैंने बताया कि इसके लिए चूँकि बच्चा पहले यूट्रस में था और यूट्रस में जब तक रहता है बच्चा तब तक उसको माँ से ही सब चीज़ मिलता है, तो उसको दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह यूट्रस से बाहर की दुनिया में आया है उसको खुद से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। समझ गए? इस तरह से अनुकूलन के प्रति शिशु के समायोजन के मूल्यांकन एवं सहायता पर ही इस संक्रमण काल की सफलता निर्भर करती है। इसके निम्न चरण हैं। अब इस समय ही जो है बच्चे में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण होने का भी खतरा होता है, ठीक है, चाहे माँ से बच्चे में हो या फिर जन्म के समय जो है बच्चे को हो जाए, तो ये सब जो है होने की संभावना बना रहता है। अब इस दौरान हम कैसे बच्चे को असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, तो उस आकलन के मूल्यांकन कैसे करते हैं देख लीजिए। जैसे सबसे पहला होता है प्रारंभिक निरीक्षण, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम बच्चे को जो है निरीक्षण करते हैं कि बच्चे का स्थिति कैसा है, रंग कैसा है, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो मूल्यांकन में हम उसकी स्थिति को पता करते हैं, ठीक है। तो पहला इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, प्राइमरी इंस्पेक्शन। दूसरा होता है वाइटल साइन। हम उसके वाइटल साइन को देखते हैं, उसके हार्ट रेट को देखते हैं, रिस्पायरेशन को देखते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं, इन सब को जांचते हैं। तो आकलन में दूसरा पॉइंट होता है वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन को हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तीसरा होता है अपगार स्कोर। आकलन में अपगार स्कोर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपगार स्कोर आकलन का यह एक सही तरीका है बच्चे को जन्म के बाद। तो आकलन में हम 1 से 5 मिनट के बाद, शिशु के जन्म के 1 से 5 मिनट के बाद शिशु की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अपगार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया कि अपगार क्या होता है, ठीक है। जैसे ए फॉर अपीयरेंस मतलब ए फॉर एक्टिविटी, अपीयरेंस मतलब त्वचा का रंग, पी फॉर पल्स हृदय की गति, जी फॉर मतलब ग्रीमेस रिफ्लेक्सेज होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ए फॉर एक्टिविटी होता है मांसपेशी की टोन, और आर फॉर रिस्पायरेशन सांस की लेने की प्रयास। तो ये पांचों चीज़ों से हम आकलन करते हैं बच्चे में। तो ये तो कुछ आकलन की तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आएगा यहाँ पे कि बच्चा में अगर लगे कि बच्चा को इमीडिएट केयर की आवश्यकता है, तत्काल देखभाल की आवश्यकता है, तो कैसे किन किन चीज़ों की हम तत्काल देखभाल में करते हैं। इमीडिएट केयर एक बच्चे को क्या क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले हम गर्म प्रदान करते हैं, एक बच्चे को हम वार्म गर्म करते हैं। क्योंकि बच्चा जिस वातावरण से यूट्रस से बाहर आ रहता है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। तो इसके लिए बच्चे को गर्मी प्रदान करने के लिए, शिशु को स्थिर रखने के लिए, तापमान को बनाए रखने के लिए हम लोग गर्म कमरे का, ठीक है, कंबल का इस्तेमाल करते हैं गर्मी प्रदान करने के लिए। यही कारण है कि देखिएगा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको एक अच्छे से सॉफ्ट और एक गर्म कपड़े में लपेटा जाता है ताकि उसका बॉडी हीट ना हो, हीट लॉस ना हो। हीट लॉस होगा तो उसको समस्या आने लगेगा, ठीक है। दूसरा है वायु मार्ग के साफ करें। अब बच्चा जो होता है, बच्चा जो जन्म लेता है तो देखिएगा उसके बॉडी पर, मुंह, नाक में बहुत सारे पदार्थ जो है उसको यूट्रस का, गर्भाशय का लगा होता है। अब वह उसके हर एक छिद्र में जो है मतलब रहता है, प्रवेश करता है, मुंह में, नाक में, ठीक है, इन सब में जो है उसको अजीबोगरीब जो यूट्रस का पदार्थ होता है वह लगा हुआ रहता है। इसको साफ करने के लिए, श्वसन को चालू करने के लिए हम वायु मार्ग, एयर बैग को साफ करते हैं। किसी तरल पदार्थ या शराब को निकालने के लिए मुंह और नाक को सक्शन करते हैं। सक्शन करके, चूस कर, जिसको आम भाषा में कहें, सक्शन करके हम वायु मार्ग को साफ करते हैं जिससे बच्चा श्वसन की क्रिया शुरू कर पाए, ठीक है। तीसरा होता है सांस लेना शुरू करवाए, बच्चे को रिस्पायरेशन में मदद ले। रिस्पायरेशन में मदद अगर बच्चा खुद से अगर नहीं ले रहा है
तो उसे ऑक्सीजन प्रदान करें, O2 जो आता है वो प्रदान करें। पीठ या पैरों को धीरे से रगड़ें जिससे सांस लेने के लिए बच्चा उत्तेजित हो। ठीक है, तो आप सांस लेना कब शुरू कर पाएंगे बच्चे को, या बच्चा खुद से नहीं सांस ले पा रहा है तो आपको उससे ऑक्सीजन देना होगा, हाथों पैरों को मसलना पड़ेगा ताकि बच्चे में उत्तेजना आए। ठीक है, अगर बच्चे को रक्तस्राव कहीं ना कहीं जैसे अम्बिलिकल कोर्ड काटे और वहाँ से जो है बच्चे को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नहीं रुक रहा है, तो इसके लिए हम विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। ठीक है, और वह रक्तस्राव विकारों को रोकने के लिए दिया जाता है जिससे ब्लीडिंग को रोका जाए। ओके, पांचवा है गर्भनाल की देखभाल। अब बच्चे को जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें घाव हो सकता है। ठीक है, तो उसको देखभाल अच्छे से करना चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड को काटे, उसको क्लैप करे और स्टम्प पर एक रोगाणुरोध एजेंट लगाए जो आपका इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, ओके, तो अम्बिलिकल कॉर्ड का देखभाल करेंगे। छठा है आँखों का देखभाल। अब बच्चा जन्म लेता है तो उसको आँख में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है जिसे हम लोग नियोनेंट्रम ऑप्थेल्मिया कहते हैं। ठीक है, अब आँखों में संक्रमण होने से हम एंटीबायोटिक मरहम लगाएंगे अगर ऐसा दिखे तो, समझ गए। वजन और माप, बच्चा जैसे ही जन्म ले कुछ देर बाद जब उसको हम श्वसन की क्रिया शुरू कर दे, सब चीज़ कर दे, तो उससे हम वजन भी और माप भी लेंगे ताकि पता चले कि सही वजन का बच्चा जन्म लिया है या नहीं लिया है, सही साइज का है या नहीं है, तो जिससे हमको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। ओके, आठवां है प्रारंभिक भोजन। अब प्रारंभिक भोजन का मतलब है यहाँ पे प्रारंभिक स्तनपान, प्राइमरी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवाएं। बच्चे के जन्म लेने के बाद तुरंत बाद माँ के दूध यदि आवश्यक हो तो स्तनपान समर्पित करें और उसे ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा दें। ओके, नौवां है निगरानी करना। बच्चे को जो वाइटल साइन होता है उसका लगातार, ठीक है ना, वाइटल साइन का लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। ठीक है, मॉनिटरिंग होगा यहाँ पे नौवां, निगरानी करना, और बच्चे को समस्त स्थिति का निगरानी करते रहे। जब भी कोई परिवर्तन हो तुरंत जो है चिकित्सक को इन्फॉर्म करें। 10वां है त्वचा की देखभाल। अब जो बच्चा होता है काफ़ी ज़्यादा नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसके त्वचा को देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। उसको कोमल से उठाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके त्वचा पर जितने भी म्यूकस स्रावी पदार्थ यूट्रस का लगे हैं उसको अच्छी तरह से तेल लगा के साफ करना चाहिए कॉटन सूती के वस्त्र से, और स्किन को बिल्कुल जो है सूखा रखना चाहिए। ठीक है ना, और एक अच्छे से फ्रेश स्वच्छ कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो स्किन के द्वारा। तो त्वचा का देखभाल रखना चाहिए। ओके, इस प्रकार से मैंने बेबी केयर या चाइल्ड केयर कहिए या जन्म के तुरंत इमीडिएट केयर कहिए, क्या क्या चीज़ का केयर करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। कैसे केयर करेंगे उसमें ही लिखना है कि श्वसन साफ कैसे करेंगे, ऑक्सीजन में अगर देना है तो क्या क्या देंगे। ठीक है, अगर आपको बच्चे को जो है अगर त्वचा के देखभाल करना है तो कैसे करेंगे, निगरानी करना है तो क्या क्या चीज़ का निगरानी करेंगे, स्तनपान कराना है तो क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, वजन माप करना है, आँखों का देखभाल क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, गर्भनाल की देखभाल करेंगे तो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, विटामिन के का इंजेक्शन देंगे तो क्यों देंगे। ठीक है, सांस लेना, वायु मार्ग साफ करेंगे तो क्यों करेंगे। ठीक है ना, गर्मी प्रदान करेंगे, इन सब चीज़ों को देखभाल करेंगे और क्यों करेंगे, इस सारी चीज़ को आपको यहाँ पे बताना था। मैंने आपको अच्छे से बता दिया। यहाँ पे टोटल इंग्लिश भी लिखा है, केयर का सारा चीज़ का, इवेल्युएशन मूल्यांकन का भी मैंने तरीका बता दिया और केयर का भी बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से डिस्कस करके अपना लिखते जाना है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में KMC होता है। KMC मतलब होता है कंगारू मदर केयर होता है। ठीक है, कंगारू मदर केयर को हम लोग स्किन टू स्किन टच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्किन टू स्किन टच भी कहते हैं। ठीक है, स्किन टू स्किन। इस KMC में स्किन टू स्किन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो माँ होती है वो अपने नवजात शिशु को, नए नए जन्मे शिशु को अपने सीने से डायरेक्ट अपने सीने से लगा के अपने बच्चे को रखती है। ठीक है, चिपका के अपने सीने से रखती है। ऐसा क्यों रखती है, ऐसा इसीलिए ताकि अगर बच्चा कोई जन्म लिया है उसका तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, वह वातावरण से अपने तापमान को तालमेल नहीं बना पा रहा है, तो KMC उसके लिए उपयुक्त हो रहा है। KMC से हम एकनिष्ठ स्तनपान में भी जो है लाभ मिलता है। जो स्किन जो सीने पर लगाए माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। साथ में इससे जो है तापमान तो सामान्य होता ही है, साथ में इससे जो प्री मैच्योर बेबी होती है, मतलब जो समय से पहले ही जन्म ले लिया बच्चा है, प्री मैच्योर बेबी है, उसको भी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है, उसको वृद्धि और विकास में। ठीक है, उसके तापमान में, इन सब चीज़ों में। तो ये KMC काफ़ी लाभदायक होता है जो माँ अपने बच्चे को अपने सीने से अपने डायरेक्ट त्वचा के संपर्क में रखती है। ठीक है, जिस प्रकार से इसे कंगारू नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कंगारू तो अब विलुप्त हो चुका है, बट जो कंगारू होता था वो कंगारू अपने बच्चे को जहाँ जाता था उसका भी एक सिस्टम था, अपने साथ जो है उसे चिपका के रखता था हमेशा कंगारू। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका नाम कंगारू मदर केयर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। कंगारू मदर केयर या इसी को हम लोग
जो है क्या कहते हैं, कंगारुइंग कहते हैं। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की रोकथाम का एक प्रभावी तरीका है। नवजात शिशु जन्म लिया, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की कमी है, तो उसके लिए हम यह KMC तकनीक अपना सकते हैं, ठीक है, कंगारू मदर केयर, जिससे हाइपोथर्मिया से रोकथाम की जा सकती है, जिसमें नवजात शिशु को माँ की छाती से सटाकर रखा जाता है। अभी मैंने बताया कि माँ अपने छाती से, सीने से अपने बच्चे को सटा कर रखती है, जिस प्रकार कंगारू अपने बच्चे को रखता है। जिस प्रकार से कंगारू अपने बच्चे को रखता है, उसी प्रकार से एक माँ भी अपने बच्चे को अपने सीने से सटा के रखती है। कंगारू मदर केयर में बच्चे को माँ की त्वचा से अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है। जो कंगारू मदर केयर होता है, चूँकि उसमें जो बच्चा होता है और जो माँ होता है डायरेक्ट एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो जो माँ, अब आप लोग को पता होगा कि अगर एक साइड ठंडा है और एक साइड गर्म है, ठीक है, तो ये जो ठंडा वाला होता है यह गर्म वाला से अपना ले लेता है, धीरे धीरे गर्म वाला भी नॉर्मल हो जाता है और ये भी हल्का गर्म हो जाता है। तो ठंडा से गर्म से ठंडा की ओर जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। उसी प्रकार से बच्चा का तापमान कम है, माँ का तापमान नॉर्मल है, तो माँ से जो है बच्चे को हीट जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जिससे जो है मदर कंगारू केयर में बच्चे को माँ की त्वचा से अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलता है, जिससे क्या होता है, तापमान बनाए रखने में मदद मिलता है। आगे देख लीजिए, KMC के द्वारा प्री मैच्योर बेबी को देखभाल में मदद मिलती है। KMC के द्वारा तापमान को भी हम जो है बच्चे को सही कर सकते हैं, ठीक है। साथ में कोई समय से पहले जन्मा बच्चा है, तो समय से पहले जन्मा बच्चा को बहुत सारे परेशानियाँ आता है, तो उसमें भी KMC काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। संक्रमण से बचाव करता है कंगारू मदर केयर, बाहरी संक्रमण से बचा कर रखता है, ठीक है, क्योंकि माँ और बच्चा दो ही हैं, दूसरा कोई संक्रमण का स्रोत है नहीं, तो इसलिए कंगारू मदर केयर में संक्रमण से भी बचाव होता है। बार बार स्तनपान कराने में सुविधा होती है। बच्चे का माँ के स्तनों के पास होने से दूध अच्छी तरह से ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अब चूँकि बच्चा जो है अपना बच्चे को सीने से लगा के माँ रखती है, तो डायरेक्ट सीने के पास ही बच्चा रहता है और वहाँ से जो है दूध अच्छी तरह से बच्चे को निपल वहाँ पे पकड़ में आता है, अच्छे से ज़्यादा दूध निकलता है और स्तनपान, एकनिष्ठ स्तनपान में भी मदद मिलता है KMC के द्वारा, ठीक है। एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसमें भी मदद मिलता है। इसे KMC को हम लोग स्किन टू स्किन केयर भी कहते हैं। तो बातें को समझ गए, KMC के बारे में समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, जो मैंने आपको बताया ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप लाइन बाय लाइन लिखने लगते हैं ना, यहीं पे भूल जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जो बुक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे लिखा वैसे ही लिखे और वहीं पे मामला गड़बड़ा जाता है। आप एक लाइन लिखने के चक्कर में दूसरा लाइन भूल जाते हैं। नहीं, आपको दिमाग में बातें होनी चाहिए। जैसे मैंने KMC के बारे में बताया, तो ऐसी बात नहीं है कि जो लाइन बाई लाइन यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है, बस मैटर ये याद होनी चाहिए। आप इधर उधर करके लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है। वो सब लाइन बाई लाइन मैटर कहाँ करता है, जहाँ पे कोई सिद्धांत दिया गया हो, कोई थ्योरी दिया गया हो, कोई स्पेशल पॉइंट हो, जो इसके बाद ही ये पॉइंट होगा, इसके बाद ही ये पॉइंट होगा, तो वो चीज़ें में होता है। बाकी नॉर्मल तरीके से आप कहीं भी लिखिए, मैटर्स सही होना चाहिए। ओके, चलिए इंग्लिश है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, ठीक है, और इंग्लिश जो है आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे कि भाई KMC का तकनीक क्या होनी चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, कैसे KMC हम कराएंगे। चलिए टेक्निक को देख लेते हैं। KMC देख लीजिए, बच्चे को नैपी के साथ या बिना जन्म के तुरंत बाद माँ की चेस्ट पर गाउन के भीतर रखा जाता है। जो बच्चा को हाइपोथर्मिया हो, मतलब तापमान कम हो, ठीक है, या कोई ऐसे प्रॉब्लम हो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, उसमें से कुछ भी हो, और अगर आपको उसको KMC देना है तो डायरेक्ट बच्चे को बिना नैपी के साथ, ठीक है, बच्चे को नैपी के साथ या बिना जो है नैपी के जन्म के तुरंत बाद माँ की जो सीने हैं उस पर गाउन जो लगा होता है उसके भीतर रखा जाता है, ठीक है, चेस्ट के पास। माता को इस हेतु ढीला ब्लाउज, मतलब माता को इसके लिए लूज ब्लाउज या फ्रंट में खुलने वाला गाउन पहनने हेतु कहा जाता है, ठीक है, जिससे नवजात शिशु को रखने व निकलने में आसानी हो। ओके, अब माँ ढीला ब्लाउज या फ्रंट में ऐसा गाउन जो खुल सके ऐसा पहनने के लिए कहा जाता है, ताकि बच्चे को जब भी हो रखा जा सके उनके सीने पर और जब भी हो आसानी से निकाला जा सके। ओके, माता को प्रोपर्ड अप, मतलब अपराइट पोजीशन देनी चाहिए। ओके, माता को अपराइट यानी सीधा लेटी हुई पोजीशन देनी चाहिए। ओके, इस दौरान माता को प्रति घंटे शिशु को स्तनपान कराने का प्रयास करना चाहिए। अब जितना देर अगर KMC है, माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखी है, कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्तनपान कराने का प्रयास करना चाहिए। इससे भावनात्मक लगाव भी बढ़ता है, माँ बच्चे के बीच प्यार बढ़ता है KMC के द्वारा, ठीक है, मजबूत होता है। हमेशा नवजात को वार्म रखने का प्रयास करें, गर्म रखने का प्रयास करें। यदि सर्दी है तो ऊपर से और कंबल उठाया जाता है। मान गए सर्दी का मौसम है,
माँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा पर्याप्त नहीं है तो ऊपर से ज़्यादा गर्म रखने के लिए कंबल ओढ़ाना चाहिए, ठीक है, माँ सहित बच्चे को भी। ओके, यदि माता को यूरिनेशन हेतु या नहाने जाना है तो इस दौरान परिवार का अन्य सदस्य केएमसी प्रदान कर सकता है। जैसे पिता भी केएमसी दे सकता है, ठीक है, माँ तो दे ही सकती है, एक पिता भी जो है केएमसी दे सकता है, अपने सीने से लगा के रख सकता है। अन्य सदस्य भी जो है इस प्रकार से काम कर सकता है। बातें को समझ रहे हैं ना? तो ये टेक्निक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चे को गर्म रखने के लिए केएमसी दिलाने हेतु क्या करना चाहिए। समझ गए? ये सारे चीज़ टेक्निक मैंने बता दिया, एक दो बार आप पढ़िएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सब चीज़ हो गया। एक बार वीडियो को देखिए, एक बार खुद से रिपीट करके देखिए वीडियो को, अपने आप समझ में आ जाएगा। रिपीटेशन बहुत चीज़ें होता है, रिपीटेशन किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। केएमसी के लाभ, अब केएमसी के क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, चलिए देख लीजिए केएमसी का क्या बेनिफिट है। केएमसी के बेनिफिट की बात किया जाए तो नवजात में हाइपोथर्मिया को रोकथाम, मतलब जो कम निम्न तापमान है उसको रोकथाम हो सकता है। शीघ्र स्तनपान प्रारंभ करने में सफलता मिलती है, केएमसी से जल्दी से स्तनपान कराने में सफलता मिलता है। माता व शिशु के बीच मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बॉन्ड, भावनात्मक जो बॉन्ड होता है, प्यार जो होता है, बढ़ता है। अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होना, ठीक है, अगर माँ अपने बच्चे को केएमसी दे रही है तो उससे बच्चा जल्दी जो है नॉर्मल होगा और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा अस्पताल से। नवजात का कम रोना, लेस कराई, भावनात्मक प्यार बढ़ता है, मजबूती आता है, बच्चे को हमेशा स्तनपान मिलते रहता है तो बच्चा लेस कराई, नवजात जो है कम रोता है या रोती है, जो भी लड़की लड़का जो भी हो, ठीक है। नवजात एलबीडब्ल्यू के भार में तेज़ी से वृद्धि होती है, मैंने ऊपर बताया ना, लो बर्थ वेट बेबी हो गया, प्री मैच्योर बेबी हो गया तो उसके भार में तेज़ी से वृद्धि होता है केएमसी से। माता में पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कम संभावना, और बच्चे के जन्म देने के बाद जो डिप्रेशन होता है, जो अवसाद आ सकता है किसी चीज़ को लेकर, उसमें कम संभावना देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन ये बेनिफिट हो गया केएमसी का, मैंने आपको केएमसी कंप्लीट बता दिया। अब आपको जो इसको अच्छे से समझना है, लिखना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है TOF मोस्ट VVI प्रश्न 5 नंबर के लिए। ओके, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, इसको इंग्लिश में फैलोट का चतुष्क या टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कहते हैं, इसका नाम ही है TOF, शॉर्ट में लिखते हैं। इसके लक्षण, निदान, प्रबंध सब चीज़ हमको समझाना है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझ, पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को जो है अपने दिमाग में रखना चाहिए, दिमाग में डाल लेना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन पहले देखता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपके सामने माय डियर, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट मैं आपको बता देता हूँ कि यह एक जन्मजात हृदय का बीमारी है, ठीक है, बच्चे में जन्मजात होता है, जन्म से ही मौजूद होता है। यह हार्ट में, हृदय में एक साथ 4 समस्याओं को दर्शाता है, इसीलिए इसे टेट्रालॉजी कहा जाता है। समझ गए? कोई बच्चा जन्म ले रहा है और यह टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट से अगर ग्रसित है तो मतलब है कि उसके हृदय में 4 समस्या है, एक साथ 4 समस्या है, इसीलिए इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कहते हैं। इसमें हृदय में एक साथ 4 समस्या यानी 4 विकार उपस्थित होते हैं। ओके, यह एक साइनोटिक हार्ट डिजीज का एक प्रकार है, यह CHD का एक प्रकार है। एक होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज, एक होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो यह साइनोटिक हार्ट डिजीज का एक सर्वमान्य प्रकार है। कौन? TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। यह मैं पढ़ाऊंगा, साइनोटिक क्या होता है। इसमें निम्न 4 असमानताएं पाई जाती हैं। अब एक साथ जो 4 समस्या हार्ट में मौजूद रहता है तो उसमें क्या क्या होता है, चलिए बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। अब यहाँ पे ये है फिगर, आपके सामने फिगर दिख रहा होगा, फिगर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, क्या है? नॉर्मल हार्ट है। आपको पता है कि अपन यह राइट एट्रियम है, ओके, यह लेफ्ट एट्रियम है, ओके, पता है आपको, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, यह आपका राइट वेंट्रिकल है, यह आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, तो पहले ये चारों चेम्बर अगर आपको पता है तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। यह ऊपर वाला A और A एट्रियम हो गया, यह और यह वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, 4 यह चेम्बर होता है। अब यह एक नॉर्मल हार्ट है, यह एक नॉर्मल हार्ट है। नॉर्मल हार्ट का शेप कुछ इस प्रकार से होगा, जबकि जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट वाला जो हार्ट होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, समझ गए? चलिए देखिए, आपको मैं पहले टाइप्स बता देता हूँ, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के टाइप्स। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। जो एक साथ 4 समस्या है उनमें पहला आता है, आप इंग्लिश में ही याद रखिए तो बेहतर रहेगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पहला क्या आता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस पहला, यही याद रखिए। दूसरा होता है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। ओके, तीसरा समस्या होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट मतलब समझ रहे हैं, जैसे 4 चेम्बर है तो
इस साइड वाला नीचे वाला जो होगा वह राइट वेंट्रिकुलर है। तो इसमें हाइपरट्रॉफी आ जाता है, मतलब इस वेंट्रिकुलर में बढ़ जाना, इस वेंट्रिकुलर को हाइपरट्रॉफी मतलब वृद्धि हो जाना। तो राइट वेंट्रिकुलर में वृद्धि हो जाता है। डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑरोटा, महाधमनी अपने साइड से दूसरी टाइप खिसक जाना, यही कहते हैं डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑरोटा। और यह प्रश्न अभी एमपी में इस बार पूछा भी गया था, सेकेंड ईयर में, आपको पता होगा, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है सभी जगह। पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसे पल्मोनरी धमनी का संकुचन कहते हैं, सिकुड़ना। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम लोग नीलय भित्ति विकार, मतलब जो वेंट्रिकुलर है उसमें विकार होता है सेप्टल का, ठीक है। दाहिने नीलय की अतिवृद्धि, यानी राइट वेंट्रिकुलर में हाइपरट्रॉफी होता है। और महाधमनी यानी जो ऑरोटा है वह दाईं तरफ खिसक जाना, यानी डेक्स्ट्रा पोजीशन होता है ऑरोटा का। तो ये 4 आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ फिगर के माध्यम से, देख लीजिए, अब हो सकता है आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, यह समस्या वाला है, यह नॉर्मल वाला है, फिगर दोनों देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आपको पता है यह पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी जो फेफड़ा वाला जो धमनी है उसमें है। अब आपको दिख रहा होगा, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये पल्मोनरी धमनी का रास्ता है, ठीक है, और ये वाला जो है आपका टेट्रालॉजी के कंडीशन का है। अब दोनों में आप देख लीजिए, इसमें और ये वाला देख लीजिए, इसमें कितना मोटा है धमनी पल्मोनरी का, जबकि इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी देख लीजिए कितना ज़्यादा संकुचन हो गया है, शिथिल हो गया है, सिकुड़ गया है ना, देख रहा होगा। तो यही आपका आता है फर्स्ट, ओके। उसके बाद एक समस्या पल्मोनरी स्टेनोसिस से हो गया। दूसरा समस्या जो है आपके सामने, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं बात वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम लोग VSD बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहने का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला इसमें है, और यहाँ पे जो होना चाहिए मैं आपको अभी बताता हूँ, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। इसके जो आर्टरियम और ये लेफ्ट और राइट आर्टरियम के बीच जो पर्दा होता है, इसमें समस्या आता है, इसमें डिफेक्ट, दोष आ जाता है। जो ब्लड को, जैसे ये 4 चेम्बर है, ये 4 चेम्बर है यहाँ पर, इस वाले में जो है, इस वाले दीवार में जो है समस्या आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओके। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इसमें दोष आ जाता है, कहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी, ये वाला 1 नंबर, ये देखिए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओके, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, समझ गए, ये हार्ट है। अब होता ये है कि यहाँ से ब्लड यहाँ आता है इसमें, और यहाँ से निकलता है, फिर ब्लड यहाँ आता है इसमें, और यहाँ से फिर ब्लड इसमें आता है, और यहाँ से शरीर की तरफ होता है ना। लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होता यह है कि ये वाला जो रास्ता होता है ना, ये वाला, यह ओपन रहता है, ठीक है, यह ओपन रहता है, जिससे होता यह है कि अशुद्ध ब्लड जो है इसी शुद्ध ब्लड में आकर मिलने लगता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की क्षमता कम जाती है। और वेंट्रिकुलर, जो वेंट्रिकुलर वाला है, उसके दीवार में दोष होने से ऐसा होता है, समझ गए। यानी देख सकते हैं यहाँ पे, यह ब्लड इधर और इधर जो है जा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे तीर के निशान वही है, ठीक है। अब आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, इसमें ये जो जगह है देख लीजिए, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा इसमें स्पेस है, इसमें कम है। तो यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह वेंट्रिकुलर जो है काफ़ी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो गया है, मतलब वृद्धि हो गया है, ठीक है, इसके कारण ये हो गया। और लास्ट आता है अपना यहाँ पे कि ऑरोटा को अपने जगह पर खिसकना, मतलब डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑरोटा, यानी जो ऑरोटा ये वाला होता है यह अपने जगह से खिसक जाता है दूसरे जगह, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, ठीक है। तो यही 4 पोजीशन है, यही समस्या हृदय में रहता है बच्चे का, चारों मैंने बता दिया आपको। अब एक एक करके चारों के बारे में समझ लीजिए। वेंट्रिकुलर VSD, हृदय के दोनों वेंट्रिकल के बीच जो स्थित सेप्टम है, इसमें छिद्र होल होना, जिससे शुद्ध व अशुद्ध रक्त मिक्सिंग होती है। जैसे ये हार्ट है, 4 चेम्बर है, ठीक है, ये 4 चेम्बर है, आपको पता है, ये आर्टरियम है ऊपर वाला, और नीचे वाला वेंट्रिकुलर है। तो कभी भी वेंट्रिकुलर, ये वेंट्रिकुलर और ये वेंट्रिकुलर का ब्लड आपस में नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें शुद्ध होता है, इसमें अशुद्ध होता है। लेकिन इस वाले में VSD में, इस वाले जो ये आप देख रहे हैं ना, ये सेप्टम, इसमें छिद्र होता है, छिद्र होने से इधर का ब्लड इधर, इधर का ब्लड इधर होता है, जो कि VSD कहलाता है, समझ गए। दूसरा है ओवर रीडिंग ऑरोटा, ठीक है, ओवर रीडिंग ऑरोटा। ओवर रीडिंग ऑरोटा कहिए या डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑरोटा कहिए, वही है। इसमें एक ऑरोटा दोनों वेंट्रिकल से रक्त प्राप्त करता है, जबकि नॉर्मल हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सिस्टमेटिक ऑरोटा में प्रवेश करता है, वह संपूर्ण शरीर में विस्तृत होता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे 4 चेम्बर है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ऑरोटा महाधमनी में ब्लड देता है संपूर्ण शरीर को प्रवाहित करने के लिए। लेकिन ओवर रीडिंग ऑरोटा में होता यह है कि यह इससे भी और इससे भी, दोनों से रक्त प्राप्त करता है। जब दोनों से करेगा तो एक अशुद्ध और एक शुद्ध वाला होगा, तो जो कि गड़बड़ है, समझ गए ना, यही होता है ओवर रीडिंग ऑरोटा।
तीसरा है माय डियर यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व का संकरा होना जिससे कम मात्रा में रक्त फेफड़ों तक पहुँचता है, वह राइट वेंट्रिकल्स में रक्त का दबाव बढ़ता है। अब आपको पता है कि यह हार्ट है 4 चैम्बर वाला, बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ पे आता है, अशुद्ध ब्लड, यहाँ से ब्लड यहाँ वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से फेफड़ा की तरफ निकलता है और फिर फेफड़ा से ब्लड यहाँ आता है, यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन लेकर, और फिर यहाँ आता है और यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है, पता है। लेकिन होता यह है कि जो पल्मोनरी वाल्व होता है यह संकरा हो जाता है, स्टेनोसिस, सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ जाएगा तो वहाँ से जो ब्लड पहले जाएगा नॉर्मल तरीके से, सिकुड़ने के बाद कम जाएगा, जिससे होता यह है कि जो ये राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड कम निकलता है, यहाँ ये पल्मोनरी वाल्व यहीं पर होता है इसी रास्ते पर, तो यहाँ से ब्लड कम जाएगा, तो चूँकि दबाव क्या होगा यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो यही पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। ओके, एंड चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मतलब इसमें हृदय के राइट वेंट्रिकुलर वाल्व की मांसपेशियाँ मोटी हो जाती है ताकि वह नैरो पल्मोनरी वाल्व से रक्त आगे धकेल सके, ठीक है। तो इसमें जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी मांसपेशी मोटा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, यही जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है, समझ गए। ये चीज़ें समझने के बाद अब चलिए लक्षण में। अब लक्षण में चलिए साइन एंड सिम्टम्स में। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है कि ऐसे समस्या वाला जो बच्चे होते हैं जो जन्म लेते ही इसी के साथ है, तो उनका देह नीला रहता है, अश्वसन रहता है, मतलब श्वसन की समस्या, और जैसे ही श्वसन की समस्या होगा तो साइनोटिक यानी देह नीला पड़ेगा ही। ब्लू बेबी होठ हुआ नाखून, अब जो गुलाबी होना चाहिए, जो पिंक होना चाहिए, वहाँ पे समस्या होने से उनका ओठ और नाक बच्चे का सब जो है नीला रहता है, ठीक है, ब्लू रहता है। उसके बाद डिस्पोनिया होता है, श्वास करने में बच्चे को कष्ट आता है। 2 वर्ष की उम्र के बाद हाथ पैरों की उंगलियों जो है उंगली के छोर मुग्धाकार यानी क्लबिंग हो जाता है। अब ऐसा होने से बच्चा अगर जिंदा रह गया तो 2 वर्ष के बाद उसका हाथ पैर जो है क्या होता है, मुड़ जाता है, मुग्धाकार हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में मंद शारीरिक वृद्धि, शरीर भी वृद्धि नहीं करता है। तीसरे बाएं इंटरकोस्टल स्पेस से विशेष सिस्टोलिक मरमर ध्वनि, अब इस कंडीशन से जो है एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होता है बच्चे का, अगर कोई बच्चा ऐसे समस्या से जूझ रहा है तो ये सब चीज़ें होता है। साइनोटिक होता है, देह नीला, ब्लू बेबी, लिप्स और नेल, ठीक है, डिस्पेनिया, श्वसन कष्ट, बच्चे का हाथ पर क्लबिंग हो जाता है, मुड़ा हुआ, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाता है, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है लक्षण में। रही बात निदान की, तो निदान इसका क्या हो सकता है, डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम आवाज़ ध्वनि सुनते हैं ऑस्कुलेशन के जरिए से हार्ट का, कि हार्ट का जो ध्वनि है वह नॉर्मल है या अलग है, ध्वनि सुनते हैं जांच में, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफ मतलब इको किया जाता है हार्ट का, एक्सरे किया जाएगा वक्ष का, ईसीजी भी किया जाता है हार्ट के लिए, कार्डियक कैथेराइजेशन मतलब हार्ट में एक कैथेराइज डाला जाता है, कैथेटर, ठीक है, और एनजीओ कार्डियोग्राफी भी की जाती है। तो ये सभी जांच इसमें महंगा ही होता है, एनजीओ कार्डियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी, ये दोनों तो महंग होता है, ठीक है, और कार्डियक कैथेटराइजेशन भी। तो ये सब जांच है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लोग कराता ही है। प्रबंध की बात किया जाए तो इसका प्रबंध में क्या होगा, इसका अस्थायी उपचार शैल क्रिया है। अगर कोई चाहता है कि इसे ठीक किया जाए टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को, TOF को, तो उससे अस्थायी तौर पे सर्जरी ही कराना पड़ेगा, बिना सर्जरी यह पॉसिबल नहीं है, दवाई वगैरह से ठीक होना। छोटे छोटे आहार देकर पोषण स्तर बनाए। अब ऐसे समस्या वाले बच्चे को ऐसा ना है कि भरपूर एक बार में ही जो है कस के भोजन दीजिए, नहीं, हल्का हल्का भोजन दीजिए, क्योंकि प्रेशर उसके हार्ट पर पड़ेगा ज़्यादा भोजन से, तो दिक्कत होगा उसको। बच्चे को आराम दे व कम से कम श्रम करने दे। अब ऐसे बच्चे वाला अगर सियाना भी हो जाता है तो उसको जो है ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं देना पड़ेगा। संक्रमणों की रोकथाम हेतु एंटीबायोटिक थेरेपी प्रदान करें। अब बच्चे को अगर संक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक्स देते ही हैं। 5वां है देह नीला के दौरों का प्रबंध करने के लिए बालक नीच चेस्ट स्थिति प्रदान कर ऑक्सीजन देनी चाहिए। अगर बच्चे में देह नीला पड़ रहा है तो उसके लिए हम नीच चेस्ट पोजीशन में रखेंगे, ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। ये सब चीज़ें जो है होता है, कुछ खास इसमें विशेष प्रबंध काम करता नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब सर्जरी ही एकमात्र इसका सफल इलाज है तो और दूसरा क्या चीज़ ही प्रबंध काम कर सकता है। बस उसको हम मदद कर सकते हैं, सहायक प्रबंध कर सकते हैं, जिससे उसको जीवन जीने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया, यहाँ पे इंग्लिश हो गया। अब हम आगे इसका सर्जिकल प्रबंध देखते हैं। सर्जिकल प्रबंध कहता है कि शुरू में इसका पैलिएटिव सर्जरी करते हैं। बच्चा शुरू में विकसित नहीं रहता है, उसका त्वचा उतना विकसित नहीं रहता है, तो परमानेंट सर्जरी जो है उतना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए पैलिएटिव सर्जरी की जाती है। और इसमें जो है शंट किया जाता है, जिसमें एक बाईपास जो है रास्ता बना दिया जाता है, ताकि बच्चे को ब्लड जो है ऑक्सीजन मिलता रहे, शुद्ध ब्लड जो है इस रास्ते से नहीं जाकर दूसरे रास्ते से एक रास्ता बना दिया जाता है, ठीक है। तथा 5 से 6 वर्ष की उम्र में अस्थायी शल्योपचार टोटल करेक्शन की जाती है। और बच्चा जैसे ही कुछ दिन सियाना हो जाता है, जब उसके स्किन पूरे विकसित हो जाते हैं 1-2 साल 4 साल में, तब जाके जो है उससे टोटल
कंप्लीट सर्जरी करके करेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये जो है आपके सर्जरी का प्रबंध होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, बाल अवस्था दुर्घटना से क्या समझते हैं, दुर्घटना से बचाव के उपाय एवं कारण लिखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाल अवस्था दुर्घटना से क्या समझते हैं, दुर्घटना से बचाव के उपाय एवं कारण लिखिए। मतलब यह दुर्घटना होने का क्या कारण होता है बाल अवस्था में और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए हम लोग चिल्ड्रेन एक्सीडेंट और इसके मेजर और प्रिवेंट और इसके जो है कॉज को देखते हैं। ठीक है, चलिए दुर्घटना एक्सीडेंट, बाल अवस्था में दुर्घटना या एक्सीडेंट से क्या मतलब है देख लीजिए। दुर्घटना कभी कभी मृत्यु का भी कारण बन सकती है। चोट के कारण उससे कारण एवं उसके प्रभाव व प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध बालक की वृद्धि एवं विकास से होता है। इसलिए नर्स द्वारा बालकों को, अभिभावकों को घरेलू सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दुर्घटना क्या होता है। तो दुर्घटना में व्यक्ति जो है या तो कंप्लीट रूप से व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है, मृत्यु का कारण भी बनता है, या फिर इसके दुर्घटना में चोट तथा इसके प्रभाव के कारण व्यक्ति में जो है वृद्धि और विकास रुक जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करेगा तो एक्सीडेंट कर जाएगा तो क्या होगा कि उसको तो जो है जो भी चीज़ें होगा वह सब प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, व्यक्ति का जो भी विकास होगा, वृद्धि होगा वो रुक जाएगा। समझ गए ना, तो ये सब भी होता है और मृत्यु का कारण भी दुर्घटना बनता है। समझ गए ना, इसलिए नर्स द्वारा बालकों को, बालक के पेरेंट्स, अभिभावक को घरेलू सुरक्षा कैसे करना चाहिए बाल अवस्था में और दुर्घटनाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। समझ गए कि बच्चे को कैसे जो है दुर्घटना से बचाना है और दुर्घटना होने के कौन कौन से कारण होते हैं जिसके जानने से जो है बच्चे को बचाया जा सकता है दुर्घटना होने से, खतरा होने से। ठीक है, चलिए दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं समझ गए ना। तो दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं देख लीजिए। दुर्घटना से संबंधित प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन कारण है दुर्घटना होने का देख लीजिए। पहला है टूटे सामान एवं खिलौने के भाग, पिन, सुई एवं नुकीले आभूषण आदि। देखिए एक कारण होता है अगर खिलौना टूटा हुआ यूज करेगा बच्चा तो हो सकता है टूटा हुआ खिलौना जो है बच्चा के मुंह में धर लेने से मुंह में जो है वह क्या होगा, चुभ जाएगा या हाथ में चुभ जाएगा, कहीं भी चुभ सकता है। या फिर जो है पिन लेने से, सुई लेने से, नुकीले आभूषण, ये सब बच्चे के द्वारा अगर यूज किया जा रहा है तो ये कारण बनेगा दुर्घटना होने का। ठीक है ना। उसके बाद अगर बच्चा माचिस लिया है, पटाखा लिया है, चाकू, कैंची आदि लिया है तो ये सबसे जो है भी बच्चे को जो है क्या होता है खतरा होगा, दुर्घटना हो सकता है। माचिस से भी हो जाएगा, पटाखा से भी हो जाएगा, चाकू कैंची सबसे भी हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट यहाँ पे कारण देखिएगा, घर में विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ व विष जैसी दवाइयाँ, चूहे व कॉकरोच मारने की दवाई, विषाक्त पौधे आदि। घर में आपको ये एक्सीडेंट होने का कारण ये भी होता है कि देखते हो ये किसान रहते हैं, गाँव में घर रहता है तो वो क्या करते हैं अपने इधर उधर कहीं भी जो है जो चूहा मारने वाला दवाई हो या फिर कॉकरोच मारने वाला या कोई पॉइजन वाला दवाई हो जो पेड़ पौधा में खाद के रूप में दिया जाता हो, तो उसको कहीं इधर उधर रख देने पर अगर कोई बच्चा अपने से चल रहा है या फिर जो है लुढ़क रहा है तो ऐसे में वह जो है उसे क्या पाता है, वो जाएगा और उससे जो दिख जाएगा वो हो सकता है हाथ में पकड़ ले और वही हाथ से मुंह में लगा ले, तो जो है दिक्कत होगा। ये भी दुर्घटना होने का कारण होता है। ठीक है। सीढ़ियाँ, खिड़की, पानी से भरी बाल्टीन, टब, गड्ढे आदि। अब पानी से दुर्घटना कैसे होगा, जैसे घर में सीढ़ी है, सीढ़ी पर से बच्चा चढ़ते चढ़ते गिर गया, खिड़की है, खिड़की पर लटका और उसका जो है गर्दन उसमें फंस जाएगा। ऐसा भी होता है ना, देखते हो या कभी कभी कंडीशन में बच्चा ऐसा जो है कर्तव्य करता है कि वह खिड़की पर खड़े होते होते जो है वह पैर या अपना गर्दन जो है फंसा लेगा खिड़की के रड में। ठीक है ना, तो इससे भी दुर्घटना होता है। नेक्स्ट है पानी से भरा बाल्टीन है, बच्चा उसमें मुंह देखते देखते उसमें पलट गया तो उससे भी जो है दिक्कत होता है। समझ गए ना। टब में भी पानी भरा रहता है, खेलते खेलते बच्चा गया, उसमें चढ़ने का प्रयास किया, उसमें बच्चा का पैर फिसल गया तो टब में तो सियाना लोग डूब जाता है, आप लोगों को पता है श्रीदेवी के बारे में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें है। बाकी टब हो गया। गड्ढा, अगर आसपास घर के गड्ढा है तो ये कारण भी बनेगा कि बच्चा खेलते खेलते उस गड्ढे में जाके गिर जाए तो इससे भी दुर्घटना हो जाएगा। तो ये सब दुर्घटना होने का कारण है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, छोटी वस्तुएं जिन्हें बच्चा निगल सके। कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जैसे पैसा हो गया, समझ गए, कुछ ऐसे कंक्रीट हो गया, मतलब कुछ भी ऐसे छोटे सामान जो बच्चा जो है अपने खेल खेल में उसे निगल सकता है तो ये भी कारण बनता है दुर्घटना होने का। समझ गए। तो ये सब तमाम तरीके के कारण हम लोग देख लिए हैं कि इन्हीं कारणों से बच्चा जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कारण जान लिए। अब उपाय देखें कि आप दुर्घटना को बचाएंगे कैसे, विभिन्न तरीकों से होने वाली दुर्घटना को कैसे बचाया जा सकता है बच्चा को। देखिए घर के अंदर अथवा घर के बाहर दुर्घटना से बचाव के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। चाहे बच्चा घर में हो या घर से बाहर हो तो विभिन्न प्रकार के जो है उपाय अपनाना चाहिए। जैसे पहला है विद्युत उपकरण। पहला जो है विद्युत उपकरण। अब बच्चे को जो है जितने भी आपके
ऐसे इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक पर चलता हो तो वैसे उपकरण को बच्चे से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, या फिर कोई नंगा तार हो तो उसको जो है बंद करके टेप मार के रखना चाहिए ताकि बच्चे द्वारा जो है उसे छुआ ना जा सके। या फिर नीचे में कोई इलेक्ट्रिक का सामान है तो बच्चा को जो है फ्री नहीं छोड़े, जिससे क्या हो बच्चा को नुकसान ना हो। तो पहला विद्युत उपकरण से भी हो सकता है तो इससे बचाएंगे, ठीक है, देखभाल। दूसरा है नहाने का टब। जिस समय बच्चा टब में नहा रहा हो तो टब की तले में मैट या तौलिया अवश्य बिछा दे ताकि बच्चा फिसलकर टब में ना गिर सके। नहाने के टब में हो सकता है बच्चा का गोर फिसला और उसमें गिर गया और मुंह नाक में पानी भरा और बच्चा का देहांत हो गया, तो इसके साथ भी दुर्घटना हो जाएगा। तो बच्चे को बाथ में नहाते समय दुर्घटना से बचाना है तो मैट या तौलिया अवश्य उसमें बिछा दे ताकि जो घर्षण है वह घर्षण क्या हो, बच्चा का चिकना सतह न लगे और बच्चा जो है उसमें न गिरे, जिससे जो है दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो ये दूसरा हो गया नहाने का टब, समझ गए। चलिए तीसरा दवाइयाँ देखिएगा। कुछ ऐसे खास दवाइयाँ हैं, चाहे कोई ऐसे क्रीम है, दवाइयाँ हैं, परफ्यूम है जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे दवाइयाँ को जो है बच्चे से दूर रखना चाहिए और जो है जिससे क्या होगा कि दुर्घटना से बचा जा सकता है। पालतू जानवर, अब देखिए होता है कि कुछ पालतू जानवर बहुत ज़्यादा खड़ूस होता है, वह बच्चे के साथ खेलते खेलते बच्चे को जो है बाइट कर देता है, काट लेता है, तो उससे पहले ही जो है संभलना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो बच्चा को जो है पालतू जानवर जो पोसे हैं आप, जो उसको रखे हैं, उसके सामने बच्चा को नहीं जाना देना चाहिए ताकि जो है बच्चे को जो है बाइट ना कर सके और कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके, समझ गए। चलिए उसके बाद है क्रीब, पालना। पालना मतलब बच्चे के पालने की दीवार की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि बच्चा उसमें से गिर ना जाए। अब देखिए जो पालना होता है ना, नहीं देखते, पालना में रख के इधर से उधर हिलाता है, तो उसके जो पालना का जो दीवार होना चाहिए वह आवश्यक एक ऊंचाई में होनी चाहिए ताकि उसमें से बच्चा जो है इधर उधर करके उसमें से बाहर ना गिरे। तो पालना का किनाती जो किनारा है वह जो है आवश्यक ऊंचाई के होनी चाहिए ताकि बच्चे उसमें से ना गिरे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा नहाने का पानी। नहाने का पानी का मतलब है कि नहाने के पानी के तापमान उसकी त्वचा के अनुकूल होनी चाहिए, न कि अधिक गर्म और न ही ठंडा। बच्चा को अगर आप बैथिंग करवाते हैं, नहाते हैं, तो उस समय जो है वाटर का टेम्परेचर देखा जाता है, समझ गए, पानी का तापमान देखा जाता है कि पानी का तापमान कितना है, बहुत ज़्यादा है या कम है। तो नहीं ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, जो बच्चा का टेम्परेचर है स्किन का उसी लेवल से जो है वाटर का भी टेम्परेचर मतलब पानी का भी टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे कोई जो है फ़र्क बच्चे के ऊपर ना पड़े, समझ गए। ये सब दुर्घटना से बचाने का मेन कारण है। नेक्स्ट है खेलने का वस्तुएं। खेलने का वस्तुएं जो है बच्चे के लिए पूर्ण तरीक़ा से सुरक्षित होना चाहिए और उस प्रकार का जो है होना चाहिए जिससे बच्चा को जो है कोई हानि ना पहुंच सके। खिलौना नुकीला नहीं होना चाहिए। खिलौने को जो है बच्चे अपने मुंह में या गले में ले सकता है, तो इन सभी से जो है संक्रमण भी फैल सकता है। तो ऐसे जो खेलने के वस्तुओं हो वह बिल्कुल अच्छा हो, साफ़ सुथरी हो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है परिवहन, कैरेज। कैरेज का मतलब है कि परिवहन के समय सदैव बालक को सुरक्षा पट्टी से अवश्य बांधे, समझ गए ना। आप कहीं कैरेज कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, तो उस दौरान बच्चे को जो है बच्चे को भी सुरक्षा पट्टी जरूर बांधे ताकि जो है परिवहन के समय कोई दिक्कत बच्चे को ना हो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है और आखिरी यहाँ पे देखिएगा, नौमा है, कहता है पीलो। पीलो क्या होता है, समझ गए। पीलो, पीलो का मतलब है तकिया। तकिया का मतलब है कि 1 वर्ष से कम उम्र के पहले जो है तकिया का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नर्म तकिया बच्चों के लिए अत्यधिक खतरनाक होते हैं। तकिया का मतलब है कि जब बच्चा 1 साल का नहीं हुआ है तो जो है उस कंडीशन में जो है बच्चे के लिए कोई भी नरम तकिए का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि नरम तकिए बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कुल देखिए ये सब जो है आपका नॉर्मल पॉइंट था कि किन किन चीज़ों से जो है व्यक्ति का बच्चे को दुर्घटना हो सकता है, और उसी चीज़ों को जो है यहाँ पे क्या किया गया है कि लिखकर और उसके बचाव को यहाँ पे लिखा गया है, समझ गए। तो आपका द एंड होता है यहाँ पे बालक में होने वाला समान दुर्घटना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है, यहाँ पे देख लीजिए। बीदर ओष्ठ है एवं खंड तालु है, क्लेफ्ट लिप है और क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट देखिए एक है आपका बीदर ओष्ठ और खंड तालु। बीदर ओष्ठ का मतलब है कि जो ओठ होता है वह कटा हुआ, जो तालु का मतलब है कि तालु अंदर से जो है ऊपर का जो तालु होता है वह जो है फटा हुआ कटा हुआ रहता है। तो यही जो है बीदर ओष्ठ और खंड तालु कहलाता है। सबसे पहले जान लीजिए दोनों एक जन्मजात रोग है, ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और उसको जो है
जो उसके जो क्या बोलते हैं उसको ऊपर का जो ओठ है उसको काट दिया गया, या फिर जो है अंदर जो है तालू को जो है उसको चीर दिया गया किसी चीज़ से। तो ऐसे में जो है यह जो है आपके जन्मजात रोग नहीं होता। जन्मजात रोग का मतलब है कि जैसे बच्चा जन्म लिया और उसमें जो लक्षण दिखा वही उसका जो है जन्मजात लक्षण जन्मजात हो जाता है। समझ गए? चलिए देख लीजिए क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, इसका हर एक चीज़ देखते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बीदरओष्ठ या इसी को खंडोष्ठ यानी क्लेफ्ट लिप कहते हैं। लिप का मतलब होता है कि कटा हुआ, समझ गए ना। लिप का मतलब ही है कि ओठ, समझ गए ना, ओठ। अब इसमें ओठ कटा होगा। पैलेट का मतलब होता है तालू, तो तालू जो बीच से चीरा होगा, कटा होगा, तो वही जो है आपके क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है। चीज़ को समझ गए? चलिए अब देखिए ये क्यों होता है, तो आप लोग को एक समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जो हमारा शरीर है ना वह कनेक्टिव टिश्यू का बना है, मतलब संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का मतलब है कि सभी ऊतक जुड़ कर ये जो है शरीर के निर्माण किया है। तो ऐसे में हमारे शरीर में कहीं भी अगर जन्मजात रोग में फट गया है, कटा हुआ ही जन्म लिया है, तो वह कहीं ना कहीं अपूर्ण विकास के कारण है, जिसमें जो ऊतक है वह क्या है, वह दोनों ऊतक आपस में जो है वहाँ का नहीं जुड़ा है, जिसके कारण वह जो है फटा हुआ या कटा हुआ है। समझ गए? चलिए देखिए यहाँ पे ऊपरी होठ बनाने वाले मध्य एवं पार्श्व मतलब बीच और पार्श्व ऊतक, समझ गए ना, के जुड़ने की असफलता के कारण होठ में पाई जाने वाली दरार बीदरओष्ठ क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। खंड तालु जो है बीच में ये आपका जो है ये नाक है, ठीक है, और ये जो है क्या है, ये आपका ओठ है। समझ गए ना, ये ओठ है। तो ये जो है यहाँ इस साइड भी हो सकता है ओठ का, या इस साइड भी कटा हुआ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही साइड में होगा। तो बीदरओष्ठ समझ गया, क्लेफ्ट लिप की जो लिप मतलब जो ओठ के बनाने वाला जो ऊतक है, उस ऊतक के मध्य और जो पार्श्व जो ऊतक है उसमें जुड़ने में असफलता, मतलब एक दूसरे के जुड़ने में असफलता होने से यह जो है उसमें दरार पाया जाता है, जिससे हम लोग बीदरओष्ठ कहते हैं। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है, मतलब इस साइड भी या फिर इस साइड भी या दोनों साइड भी हो सकता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं खंड तालु यानी क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए। तालु बनाने वाले ऊतक के जुड़ने की असफलता को बीदर तालु कहते हैं। यह केवल मृदु तालु, सॉफ्ट पैलेट, कठोर तालु और मैक्सिकला हड्डी के द्वारा फैली हुई रूप में हो सकता है। समझ गए? यह भी मध्य रेखा के दाईं या बाईं ओर हो सकता है। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है, मतलब जो अंदर के जो तालु है और उसके बनाने वाला जो ऊतक है, उस ऊतक में जो है जुड़ने में असफलता होने से जो है ऊतक दो भागों में बट जाता है, जिसमें दरार जो है हो पड़ जाता है, और उसी को जो है हम लोग खंड तालु कहते हैं। एक खंड तालु जो होता है यह केवल मृदु तालु मतलब सॉफ्ट पैलेट, कठोर तालु तथा मैक्सिकला हड्डी के द्वारा तक जो है फैली होती है। समझ गए? यह जो है मध्य रेखा जो होता है ना, बीच के जो तालु होता है उसके मध्य रेखा के इस साइड भी और इस साइड यानी दाएं बाएं दोनों साइड हो सकता है। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। चीज़ को समझ गए? चलिए अब इसका कारण देखिए। क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप देख लिए, सिंपल सी बात है। क्लेफ्ट लिप है मतलब क्या चीज़, लिप, लिप मतलब ओठ, ओठ का बीदर मतलब अलग होना। समझ गए ना? यह जन्मजात रोग है जिसमें होठ जो होता है वह होठ के ऊपरी हिस्सा दोनों होठ एक दूसरे को साइड में बटा हुआ होता है, जिसमें चीरा लगा होता है। समझ गए? तो यही जो है ये क्यों होता है, क्योंकि जो ऊतक है वह ऊतक में जो है जुड़ने में असफलता रहता है, जिसके कारण जो है वह अंग जो है वहाँ पे कटा होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्लेफ्ट पैलेट है मतलब खंड तालु है। तो इसमें जो तालु है, बनाने वाला तालु जो ऊतक है, वह जो है आपस में असफलता यानी अविकास होने के कारण जुड़ता नहीं है, और नहीं जुड़ने से खंड तालु उसमें पाया जाता है। यह जो है सीमन रेखा मतलब बीच के रेखा, मध्य रेखा के एक साइड या दोनों साइड भी हो सकता है। समझ गए? तो यही जो है कुछ आपके क्लेफ्ट पैलेट होता है। इसका क्या कारण होता है देख लीजिए। अनुवांशिक कारण होता है, और एक आपका भ्रूणीय विकास की असफलता। बहुत आसान कारक है। देखिए जन्मजात रोग का ज़्यादा कारण नहीं होता, या तो सीधा माँ से इफेक्ट पड़ता है, या फिर अनुवांशिक कारक होता है, या फिर भ्रूणीय विकास की असफलता, मतलब जो फीटस है, जो भ्रूण है गर्भ में, उसमें विकास में असफलता होने से चीज़ें होता है, या तो फिर हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक कारक होता है। समझ गए? चलिए एक और कारण होता है गुणसूत्रीय असमानता। गुणसूत्रीय असमानता होने के कारण बहुत रोग होता है। समझ गए ना? जिसमें से डाउन सिंड्रोम है और एक क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप भी है। तो ये सब चीज़ को जो है आप लोग को समझना है। ठीक है, चलिए इसका जटिलता क्या होता है, इस रोग के साथ में और क्या क्या समस्या हो सकता है, तो देख लीजिए। जैसे नाक में बोलना, नाक से बोलना, नाक में बोलना। अब किसी को ओठ काटा होता है ना, या फिर अंदर के तालु काटा होता है, तो वह व्यक्ति अच्छे से जब धीरे धीरे आगे जाता है तो नहीं बोल पाता है, यानी नाक से ही बोलेगा। बार बार होने वाला मध्य कर्ण स्रोत, बार बार जो है उसके मध्य कान में
संक्रमण होगा, उसका दांत का भी समस्या हो सकता है, ठीक है। स्तनपान करने में कठिनाई होगा, क्योंकि दोनों जो है क्या बोलते हैं उसको, आपके दोनों जो ओठ है वह दोनों साइड में बटा हुआ है, बीच में कटा हुआ है, तो इसके कारण जो है स्तनपान करने में कठिनाई होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भोजन या दूध का नाक द्वारा वापस आना। अब चूंकि अंदर घोट नहीं पाएगा बच्चा, समझ गए, उसको जो है बल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ओठ या तालू है वह कटा हुआ है, दोनों साइड में बटा हुआ है, तो उसमें जो है फोर्स यानी बल नहीं मिलेगा, जिससे वह दूध और भोजन जो है उसके नाक के द्वारा पुनः वापस आ जाएगा, समझ गए। चलिए, इसमें जो है शैल क्रिया, इसके बचाव के लिए, प्रबंधन के लिए शैल क्रिया होता है। जैसे देख लीजिए, शैल क्रिया से पूर्व और बाद का देखभाल है। पहला है बालक के श्वसन, आंतरीय संक्रमण तथा मध्यकर्ण शोथ पर नज़र रखे एवं शिशु को संक्रमण से बचाए। मतलब इस बीमारी के जरिए जो है कोई और संक्रमण, श्वसन, आंतरीय संक्रमण, ये सब होना है, तो इस पर नज़र रखे और संक्रमण से बचाना चाहिए, समझ गए। बालक को भर्ती करने के बाद रबर के सिरे वाले ड्रॉपर से जो है क्या करना चाहिए, या एसेप्टो सिरिंज से फीडिंग की आदत डालें। मतलब इसमें जो है जानते हैं कि सर्जरी से कुछ घंटे पहले जो है मुख से जो है भोजन नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में जो है फीडिंग तो चाहिए, तरल तो चाहिए शरीर के, तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, एसेप्टो सिरिंज से फीडिंग का आदत डाला जाता है, या फिर जो है रबर वाला जो सीरा वाला जो ड्रॉपर होता है उससे दिया जाता है, बूंद बूंद करके, समझ गए। तीसरा यहाँ पे देखिएगा, तीसरा क्या है कि शैल क्रिया के बाद फीडिंग का तरीका पालकों को समझाएं। सर्जरी के बाद जो इसके पालन पोषण करने वाले जो भी गार्जियन है उसको पोषण करने का तरीका जो है समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शिशु को सीधे पीठ के बल या कोहनी के बंधन के साथ लिटाने का अभ्यास कराएं, ठीक है ना, ताकि बालक हाथों से ओठों का स्पर्श कर सके और इससे होने वाले जलन से बच सके, ठीक है। देखिए, शिशु को जो है पीठ के बल जो है लिटाना चाहिए और कोहनी बंधन के साथ लिटाने का अभ्यास कराएं। मतलब जो कोहनी है उसको जो है बंधन करने का अभ्यास के साथ जो है उन्हें लिटाना चाहिए, तथा बालक को हाथों से उसके ओठों को स्पर्श कर उससे जो है होने वाली जलन से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, नहीं देखिएगा, पांचवा यहाँ पे देखिएगा, पालकों को ऑपरेशन के बारे में, कोहनी बंधन व ओष्ठ के बारे में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये जो है सर्जरी से पहले का है, और सारे होगा, विटल साइन चेंज करेंगे, कोई ज़रूरी दवाइयाँ मेडिकेशन देंगे, और सारे चीज़ें जो है आप नर्सिंग क्रिया से पूर्व में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है नर्सिंग क्रिया के बाद वाला देखभाल नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत बार हो चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सीधा इसके नीचे वाला माता पिता के रोकथाम के बारे में कैसे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, आपको जो है सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद अगर दोनों देखभाल लिख लिए हैं तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि माता पिता अथवा पालकों को शिक्षा देना। माँ बाप को शैल क्रिया के बाद जो है समान देखभाल व फीडिंग के बारे में समझाए एवं जो है उनके प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, दूसरा यहाँ पे देखिएगा, दूसरा क्या है कि यदि बालक को बिदर तालू भी है तो ड्रॉपर से दूध पिलाते रहें, वह तालू में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टॉफ़ी आदि नहीं खिलाए। देखिए, अब ये जो प्रॉब्लम होता है ना, किसी को देखते होइएगा कि उसका आगे वाला ऊपर वाला होठ भी कटा है और वह होठ जो है उसको अंदर तक तालू भी कटा हुआ है, मतलब उसको बिदर होस्ट और क्लेफ्ट लैपेट दोनों एक साथ आ गया है, समझ गए। तो इस कंडीशन में जो है उसे पोषण के लिए ड्रॉपर से दूध पिलाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी देखभाल है बच्चों को, माता पिता को शिक्षा देने में कि बालक को पुनः जांच व टाँके हटाने के लिए अस्पताल कब लाना है, उसकी तिथि व समय के बारे में बताएं। अब नर्स को ये भी बताना चाहिए पेशेंट बच्चे के माँ बाप को कि आगे कब आना है और कब टीका इसका जो है टाँके कटेगा, और इसके बारे में जो है बताना चाहिए, ठीक है। तो कुल ऐसे जो है आप क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लेफ्ट के बारे में जान गए। आप लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, तालू क्या होता है, दोनों के बारे में समझ गए। चलिए, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।